ससुराल वालों का राज। गीता, सबका नाश्ता लगाओ और रघु तुम माँ जी को कमरे से लेकर आओ, 8 बजने वाले हैं। अरे मैं तो आ गया भाग्यवान, बच्चे भी आते ही होंगे। वैसे आज क्या बना है खाने में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज आलू के पराठे बने हैं, लेकिन आपको, मुझे और माँ जी को केवल कॉर्नफ्लेक्स खाना है। गीता सबकी प्लेट्स लगाती है। रघु दादी को लेकर आता है और उन्हें उनकी जगह पर बिठाता है। दादी वहां पहली पराठों की खुशबू को सूंघते हुए कहती हैं, आलू के पराठे की कितनी सौंधी खुशबू आ रही है। एक आध पराठा तो मैं भी खाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं खा पाएंगी, ना मैं और ना ही प्रशांत के पापा। ये सिर्फ बच्चों के लिए है। ये लो, सब आ गए हैं। पांचों भाई और उनकी छोटी बहन अर्पिता चुपचाप आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। गीता सबको नाश्ता देती है। नाश्ता करते हुए, सुमित, ये क्या तरीका है? मोबाइल नीचे रखो और खाने पर ध्यान दो। जी मम्मी। कल से खाने की टेबल पर जो मोबाइल चलाएगा उसका मोबाइल मैं अपने पास रख लूंगी। माँ जी, आपने अभी तक अपना कॉर्नफ्लेक्स खत्म नहीं किया? 8:30 बजे आपको दवाई लेनी है, जल्दी से खत्म कीजिए। नाश्ते के बाद अरुण छत पर चले जाते हैं, पांचों बेटों को इंस्ट्रक्शन देकर। ऑफिस भेजने के बाद नर्मदा अपनी सास को दवाई देकर उन्हें उनके कमरे में छोड़कर आती है और हॉल में बैठकर पेपर पढ़ती है। तभी अर्पिता कॉलेज जाने के लिए स्लीवलेस टॉप और स्कर्ट पहनकर वहां आती है। ये क्या पहना है तुमने अर्पिता? तुम्हें पता है ना मुझे इस तरह के कपड़ों से कितनी नफरत है। अभी के अभी चेंज करके आओ इसे जल्दी। जी मम्मी, अभी चेंज करके आती हूँ। ठीक है, और फेंक दो इस टॉप को, दोबारा कभी नहीं दिखना चाहिए मुझे। नर्मदा जी का घर में ऐसा दबदबा था, छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई उनकी बात चुपचाप मान लेता था। ऐसा नहीं था कि नर्मदा सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, बल्कि यह ध्यान रखने का उनका तरीका था जिससे घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। वो सुजाता जी आज प्रशांत और निशांत की शादी के लिए लड़कियां बताने वाली थी ना? कोई फोन आया उनका? हाँ, फोन आया था उनका। कुछ लड़कियां हैं उनकी जानकारी में, अभी 10 बजे तक आती ही होंगी वो। आप तैयार होकर आ जाइए, मैं माँ जी को उठा देती हूँ। कुछ ही देर में सुजाता जी भी आ जाती हैं और अपने बैग से कुछ फोटोज निकालकर सबके सामने रखती हैं। ये लीजिए, आपको जैसी लड़कियां अपने बेटों के लिए चाहिए थी, ये था बिल्कुल वैसे ही है, पढ़ी लिखी और मॉडर्न। आप तसल्ली से देख लीजिए। एक बात साफ कर देती हूँ सुजाता जी, मॉडर्न से मेरा मतलब पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली लड़की से है। रहन सहन तो एकदम सादा और संस्कारी ही होना चाहिए। मुझे पता है नर्मदा जी, मैं आपको पिछले 10 सालों से जानती हूँ। आपको वैसे ही लड़के दिखाऊंगी, चिंता मत कीजिए। देखिए माँ जी, ये लड़की कैसी रहेगी हमारे प्रशांत के लिए? मुझे तो बहुत पसंद आई है, मॉडर्न और पढ़ी लिखी भी लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी है ये लड़की और इसका परिवार बहुत अच्छा है। और खुशी की बात तो ये है कि इनका संयुक्त परिवार है। ऐसे परिवार की लड़की आपके भरे पूरे परिवार में बिल्कुल फिट बैठेगी। अरे ये सही है नर्मदा जी, आपकी परख पारखी नजर की दाद देनी पड़ेगी। इतनी सारी लड़कियों में से आपने इसका फोटो ही चुना है। और तो और इसकी चचेरी बहन भी शादी लायक। दोनों बहनें पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, जैसी आपको चाहिए थी। आपकी बड़ी कंपनी में काम करने वाले बेटों के लिए एकदम फिट। कहो तो आपके बेटों के लिए दोनों बहनों की बात चलाऊं? ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है सुजाता जी। आप तो आज ही उन्हें हमारे प्रशांत और निशांत की फोटो पत्रिका दिखा दीजिए। लड़कियों के घर पर जाकर सुजाता मल्होत्रा परिवार के बारे में भी बताती हैं और दोनों परिवार आपस में बात करके मिलने का समय निश्चित करते हैं। प्रशांत निशांत को लेकर नर्मदा, अरुण और सुशीला लड़की वालों के घर आते हैं, जहां पूरा परिवार सबका स्वागत करता है। आइए जी, बैठिए। बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देख के। हमारी बेटियों के तो भाग ही खुल जाएंगे इतने अच्छे परिवार में जाकर। प्रतिभा, टीना और लीना को बुलाकर लेकर आओ। कुछ ही देर में सुंदर सी साड़ी में लिपटी टीना और लीना शर्माती हुई सबके सामने आती हैं और नमस्ते करते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं। पूरे समय दोनों का मुंह नीचे ही रहता है। हमें तो दोनों बेटियां पसंद आई है बहन जी। आजकल के जमाने में ऐसी सुशील और संस्कारी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती है। हमारी तरफ से तो बात पक्की समझिए। क्यों माँ जी? क्यों? तुम्हें पसंद है तो फिर सोचने की क्या बात है। तुम जो फैसला करती हो अच्छा ही होता है। हम तो बहुत खुले विचारों वाले लोग हैं। हमारे यहाँ बहुओं को पूरी आजादी है। दोनों पढ़ी लिखी और मॉडर्न है। अगर चाहेंगी तो आगे जाकर जॉब भी कर सकती है। आप बेफिक्र रहिए। दोनों बेटे और अरुण भी हाँ में सिर हिला देते हैं और बात पक्की हो जाती है। और कुछ ही दिनों में टीना और लीना दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती हैं। गृह प्रवेश पर पूरा परिवार, रिश्तेदार और मेहमान दोनों बहुओं का शानदार स्वागत करते हैं। नर्मदा बहन, तुमने अपने परिवार को खूब अच्छे से संभाल कर रखा है। इस जमाने में भी तुम्हारे बच्चे आंख बंद करके तुम्हारी हर बात मानते हैं। तुम्हारा पूरा घर बस तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता है।
तुम्हारी दोनों बहुओं को भी देखकर लगता है कि वो भी तुम्हें बहुत सम्मान देंगी। चलो अब हम चलते हैं, कल मुंह दिखाई की रस्म में आते हैं। रस्मों के बाद खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। टीना और लीना को अभी एक कमरे में सुलाया जाता है। सुबह सभी मेहमान उठ जाते हैं और तैयार होकर हॉल में इकट्ठा होते हैं, लेकिन 10 बजे तक भी दोनों बहुओं का अता पता नहीं होता है। अर्पिता, तुम भाभीयों के कमरे का दरवाजा खटखटा कर देखो और उन्हें जल्दी से तैयार होकर नीचे आने को कहो। 10 बज रहे हैं, सारे मेहमान क्या सोचेंगे। ठीक है मम्मी। मम्मी वो देखो, दोनों भाभियां उठ गई हैं, लेकिन दोनों तो नाइट गाउन में ही आ रही हैं नीचे। हे भगवान, इन्हें थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? ये इतना झीना सा गाउन पहनकर सबके सामने आ रही हैं। तुम किसी के देखने के पहले जाकर रोको उन्हें। अर्पिता भागकर जाती और बिखरे बाल और अस्त व्यस्त हालत में सीढ़ियों से नीचे उतर रही टीना और लीना को नीचे आने से रोकती है। भाभी, नीचे सब मेहमान बैठे हैं, आप गाउन पहनकर नीचे आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप जाकर अच्छे से तैयार होकर आएंगे। इन कपड़ों में क्या बुराई है? अच्छे खासे कीमती मॉडर्न गाउन है ये। यहाँ तो सब कुछ बहुत खुले विचारों वाले हैं ना, फिर इसमें क्या खराब लग रहा है? अरे आप सारी बातें सीढ़ियों पर ही करेंगी क्या भाभी? चलिए ना कमरे में चलते हैं। दोनों बहुएं कमरे में आकर तैयार होती हैं और नीचे आती हैं। दोनों ने बहुत ही ज्यादा मॉडर्न तरीके के स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज पहने हुए थे। नर्मदा जल्दी से उनको दोनों कंधों पर पल्ला लेने के लिए कहती है। दोनों आकर मेहमानों के बीच में बैठ जाती हैं और मुंह दिखाई की रस्म होती है। थोड़ी देर बाद चलो भाई, दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो गई है। 1-2 दिन में ही सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और दोनों मॉडर्न बहुएं चैन की सांस लेती हैं। थैंक गॉड, आज तो पूरा घर खाली हो गया है। अब हम अपने मॉडर्न कपड़े पहन सकते हैं। सही है, रोज रोज साड़ी और दोनों कंधे पर पल्ला रखकर तो मेरे कंधों में ही दर्द हो गया था। आज तो मैं पैजामा और टी-शर्ट पहनूंगी। मैं भी। नर्मदा दोनों की बातें सुन लेती है और उन्हें डपट कर कहती है, घर में टी-शर्ट और पजामा पहनने का सोचना भी बात। घर में नौकर चाकर है, देवर है, ननद है, तुम्हारे ससुर जी और दादी सास है। क्या सोचेंगे सब? साड़ी या सलवार कमीज पहनना सिर्फ, और वो भी ढंग के। दोनों मन मारकर 2 दिन तो पहन लेती हैं, लेकिन तीसरे दिन दोनों मॉडर्न कपड़े ही पहन लेती हैं और सुबह सुबह नहा धोकर नीचे आती हैं। हॉल में बैठे अरुण जी सिर झुका लेते हैं और नर्मदा गुस्से से लाल हो जाती है। तुमने फिर से ऐसे कपड़े पहन लिए? तुम्हें मैंने समझाया था ना कि ऐसे मॉडर्न कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे। समझ में नहीं आया क्या? मम्मी जी, हमें तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। हम इतनी गर्मी में दिन भर साड़ी का लबादा ओढ़कर नहीं घूम सकते। और आपने तो कहा था कि हमारे यहाँ बहुओं को पूरी आजादी है, वो चाहे जैसे रह सकती है। वो ऐसे वाहियात कपड़े पहनने की आजादी के लिए नहीं कहा था, पढ़ लिख कर जॉब करने की आजादी के लिए कहा था। वो चाहे जिसके लिए भी कहा हो, हम तो अब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ही फॉलो करेंगे। दोनों चप्पल बजाते हुए वहां से चली जाती हैं और कुछ देर बाद जीन्स और स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहनकर मेकअप करके पर्स लहराते हुए नीचे आती हैं। ये सब करके कहाँ जा रही हो तुम दोनों? घर में बड़े बैठे हैं, उन्हें पूछने की जरूरत भी नहीं समझी तुम दोनों ने। उतारो ये सब और चुपचाप घर में बैठो। मम्मी जी, आपकी सास पति और आपके बच्चे आपके गुलाम होंगे। हमें अपना गुलाम समझने की भूल मत कीजिए। हमारे मायके में हमें पूरी आजादी मिली थी, हम यहाँ भी आजाद ही रहेंगे। ये सब सिर झुकाकर आपकी बात मानते होंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम मॉडर्न जमाने की बहुएं हैं, ये सब पिछड़ापन हमसे नहीं होगा। हम दोनों अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलने जा रही हैं, हो सकता है आने में देर हो जाए, तो फिक्र मत कीजिएगा, हम खाना बाहर ही खा कर आएंगी। दोनों हील चटकाते हुए बाहर निकल जाती हैं और नर्मदा हैरानी से उन्हें जाते हुए देखती है। रात में उनके दोस्त उन्हें छोड़ने घर आते हैं। अब तो आए दिन दोनों मॉडर्न बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनकर देर रात तक घर के बाहर ही रहती हैं। मॉडर्न बहुएं लाने के चक्कर में मैंने शायद बहुएं चुनने में गलती कर दी। तुम दोनों के सीधेपन और काम में मसरूफ रहने का फायदा उठा रही हो। दोनों समझाने पर भी नहीं समझती है। मोहल्ले में भी सब बातें बना रहे हैं मम्मी, सब हमारा नाम रख रहे हैं। नर्मदा या पतियों के डांटने पर अब दोनों बहुएं पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करने की धमकियां देती हैं, जिससे अब उन्हें कोई कुछ नहीं कह पाता। बहुएं तो हद पार कर रही हैं, आज तो मुझे उन्हें समझाना ही होगा। टीना, लीना, जरा इधर आओ। हाँ मम्मी जी, फरमाइए। तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ये शरीफों का संस्कारी घर है, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत करो, वरना मैं अभी तुम्हारे घर पर बात करती हूँ। हाँ करिए बात। हालांकि ये लीजिए, मैं खुद आपको फोन लगा कर देती हूँ। ये लीजिए मम्मी, हमारी प्यारी सासू माँ आपसे बात करना चाहती हैं। नर्मदा फोन पर उन्हें सारी बात बताती और बहुओं की हरकतों के बारे में शिकायत करती है। सारी बातें सुनकर प्रतिभा लीना और टीना से बात करवाने के लिए कहती है। हाँ चाची, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए आप कह रही हैं तो हम दोनों मान जाती है।
टीना लीना को साइड में ले जाकर गंभीरता से फुसफुसाकर उससे कोई बात करती है। फिर गंभीर चेहरा बनाकर नर्मदा से कहती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चाची जी ने हमें समझाया था, तब हमें समझ आ गया कि हम बहुत गलत कर रहे हैं। अब आप जैसे ही कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। जैसे कपड़े पहनने के लिए कहेंगे वैसे ही कपड़े पहनेंगे। बाहर भी नहीं जाएंगे। इनकी बातों और आंखों के आंसुओं में मुझे सच्चाई तो नजर आ रही है। प्रतिभा जी ने इन्हें अच्छे से समझाया है शायद। अच्छा है मैंने उन्हें फोन लगा दिया। टीना और लीना दोनों चुपचाप सिर झुकाकर अपने कमरे में जा जाती हैं और अलमारी में से कपड़े निकालकर नर्मदा जी ने दिए ब्लाउज के साथ साड़ियां पहनकर नीचे आती हैं। दोनों पूरे मन से काम करती हैं। प्रतिभा ने इन्हें समझाया और दोनों तुरंत लाइन में आ गई हैं। यही घर के बड़ों के समझदार होने की निशानी है। जैसे यहाँ सब तुम्हारी बात को मानते हैं, वैसे ही उसके यहाँ भी बड़ों की बात का महत्व होगा। वैसे जो भी है अच्छा ही है माँ जी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अगले एक हफ्ते तक दोनों बहुएं नर्मदा के हिसाब से ही रहती हैं और सारी बातें मानती हैं। एक दिन नर्मदा उन्हें प्यार से कहती है, तुम दोनों बहनें बहुत समझदार और जिम्मेदार हो। मेरी सारी बातें कितने अच्छे से मान जाती हो। मैंने ही तुम्हें समझने में गलती कर दी, मुझे माफ कर दो बेटा। और आज से तुम दोनों बिल्कुल अपने तरीके से जियो। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? हम अपने तरीके से जिए मतलब? मेरा मतलब है कि तुम दोनों जो चाहे वो कर सकती हो। मैंने तुम दोनों पर पाबंदियां लगाकर तुम्हारी आजादी खत्म कर दी है। मुझे पता है कि तुम दोनों घुट घुट कर जी रही हो। आज से तुम दोनों आजाद हो। आप सच कह रही हो मम्मी जी, या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हम सच में अपनी मर्जी से जी सकती है? हाँ बिल्कुल। दोनों बहुएं और परिवार के लोग हैरानी से नर्मदा को देखते हैं, लेकिन ये सोचकर कि नर्मदा जी हर बात सोच समझकर ही करती हैं, इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये मम्मी क्या कह रही हैं? भाभीियों को इतनी छूट कैसे दे सकती है? वो तो कितनी उसूलों की पक्की है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा कैसे कर रही है वो? मम्मी, भाभीियों ने तो ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं? कल आपने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा ही क्यों? अब तो वो अपनी मनमानी जरूर करेंगी। कोई बात नहीं बेटा, आखिर उन्हें भी तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। तुम पर भी तो मैंने बहुत पाबंदियां लगाई है। तुम चाहो तो तुम भी ऐसे मॉडर्न कपड़े पहन सकती हो। आओ बहू, बड़ी प्यारी लग रही हो दोनों। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, हम दोनों पार्टी में जा रही हैं। अब सुबह सुबह ही आएंगी। आप लोग खाना खाकर सो जाना। हमारे पास चाबी है, हम दरवाजा खुद ही खोल लेंगी। ठीक है बहू, आराम से जाना और खूब एंजॉय करना। टीना और लीना उसी दिन की तरह सैंडल बजाती हुई वहां से चली जाती हैं। अब तो ये हर दिन की बात हो जाती है और नर्मदा की तरह और कोई भी दोनों बहुओं को कुछ नहीं कहता है, ना ही उन पर कोई रोक टोक लगाता है। मम्मी जी, पापा जी, आज रात को हम अपने यहाँ पार्टी करेंगे। हमारे कॉलेज के कुछ दोस्त आएंगे, खाना भी यहीं खाएंगे। गीता आंटी सबके लिए खाना बना देंगी। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बुलाओ अपने दोस्तों को। ये तुम्हारा भी तो घर है, इसमें हमारी परमिशन लेने की क्या जरूरत है। गीता हमारे खाने के साथ साथ इनके लिए भी खाना बना देगी। आए दिन घर में ही पार्टियां होने लगती हैं। अब नर्मदा दी दोनों बहुओं के आगे कुछ नहीं कहती थी, तो बाकी सबकी क्या ही मजाल थी कुछ कहने की। अब तो घर के खर्च से लेकर बड़े बड़े डिसीजन लेने का हक दोनों बहुओं के पास होता है। नर्मदा जी अब अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो गई थी और वो भी जैसा बहुएं कहती थी वैसा ही करती थी। एक दिन, लीना, हम दोनों कब तक इस घर को संभालेंगी? हम ऐसा करते हैं कि हम अपने देवरों की शादी करवा लेते हैं। लेकिन वो तीनों हमारी तरह स्मार्ट और मॉडर्न नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें जो अब इस घर में मिल रहा है वो सब वो छीन सकती हैं। हम उन तीनों के लिए गांव की गंवार लड़कियां ढूंढते हैं। टीना को भी ये सुझाव सही लगता है और दोनों अपने देवरों के लिए लड़कियां ढूंढने लगती हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें उनकी पसंद की लड़कियां मिल जाती हैं और वो घर में बात करती हैं। मम्मी जी, पापा जी, अब हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे देवरों की शादी भी हो जाए। हमने उनके लिए लड़कियां भी देख ली हैं। आप एक बार अपने हिसाब से देख परख लीजिए। अब जब तुम्हारी तरह होशियार और समझदार जेठानियों ने अपनी देवरानी देख ही ली है, तो हम क्यों मना करेंगे। तुम्हारी पसंद है तो अच्छी ही होगी। सही कहा ना मैंने? सुशांत, अमित और सुमित सहित सब खुशी से हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी रजामंदी जताते हैं। आप हमारे लिए जो फैसला लेंगी सही ही रहेगा भाभी, हम तीनों की तरफ से भी हाँ ही है। दोनों बहुएं शादी के फंक्शन को बिल्कुल साधारण रखना चाहती थी और इस बात के लिए भी पूरा परिवार राजी हो जाता है। थोड़े दिनों में घर में ही तीनों भाइयों की शादी हो जाती है और गरीब घरों की लड़कियां महिमा, गरिमा और सीमा बहू बनकर फैमिली में आ जाती हैं। कितना भरा पूरा परिवार है, गांव की कमी महसूस ही नहीं हो रही है यहाँ। मम्मी जी, हम आज यहाँ सोएंगे। बेटा, कल पूजा के बाद तुम अपने अपने कमरों में सो जाना।
लेकिन आज वहाँ सो जाना जहाँ तुम्हारी जेठानियाँ टीना और लीना कहें। और सुनो, तुम लोग हर काम अपनी जेठानियों से ही पूछ कर करना, ठीक है? टीना और लीना बहू बड़ी होशियार और समझदार है बेटा, उनके हिसाब से चलोगे तो तुम भी उनके जैसी बन जाओगी। तीनों बहुएं हाँ में सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शाती हैं और टीना और लीना के बताए एक कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन तीनों सुबह जल्दी उठकर पूजा अर्चना करती हैं। तब तक परिवार के सभी लोग सोए होते हैं। भाभी, आप लोग बड़ी जल्दी उठ गई। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, आप दूसरा काम कर लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सुबह की चाय अगर अपने हिसाब की नहीं मिले ना तो पूरा दिन उखड़ा हुआ लगता है। सही कह रही हो आप चाय बना लीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। महिमा तीनों के लिए चाय बनाती है और चाय के कप लेकर तीनों बाहर लॉन में आती हैं। हमारे गांव में तो हम कभी प्याज लहसुन को छूते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ तो सब बनता है। हम तो उस बर्तन में बना खाना ही नहीं खा सकते हैं जिसमें ये लहसुन प्याज का खाना बनता हो। हम मम्मी जी से कहेंगे कि हम तीनों अपना अलग अलग बर्तन में बनाएंगे बिना प्याज लहसुन का। हमें तो बाई के हाथ का खाना भी नहीं चलता है। चलो गीता दीदी, हमारे लिए भी खाना बना दो, उससे पहले हम मम्मी जी से बात कर लेते हैं। तीनों बहुएं सुशीला जी के कमरे में आराम कर रही नर्मदा के पास जाती हैं और दोनों को अपने मन की बात बताती हैं। कल तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें समझाया था ना कि तुम लोगों को जो भी करना है अपनी जेठानियों से पूछ कर ही करो, तो तुम उन दोनों से पूछ लो और वो जैसा कहती है वैसा करो। हाँ बेटा, घर के सारे डिसीजन वो ही लेती है ना, इसलिए दादी जी ऐसा कह रही हैं। तीनों बहुएं टीना और लीना के पास जाती हैं। पहले तो तीनों अपने मन की बात बताने में हिचकिचाती हैं, लेकिन फिर बता ही देती हैं। अरे इतनी सी बात, ठीक है ना, तुम दोनों अपना खाना अलग बना लेना। आज ही बाजार से अपने लिए कुछ बर्तन वगैरह लेकर आना, मैं पैसे दे दूंगी। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय सब डाइनिंग रूम में आते हैं। दोनों बहुएं मॉडर्न टी शर्ट और पजामा पहनकर नीचे आती हैं। तीनों नई बहुएं वहां चल रही हर एक्टिविटी को ध्यान से देखती हैं। मम्मी जी, आज रात को आप दादी जी के साथ ऊपर के फ्लोर पर ही रहना, हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, हम नीचे पार्टी करेंगे आज, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए कह रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम पार्टी करो, हम ऊपर के फ्लोर पर ही रहेंगे, है ना माँ जी? हमारी वजह से इन लोगों की पार्टी खराब नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम तो अभी ही चले जाते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, आप लोगों का खाना गीता ऊपर ही लाकर रख देगी, आराम से वहीं पर खा लेना आप लोग, पापा जी और अर्पिता भी वहीं खा लेंगे। दोनों बहुएं मीठी जुबान से प्यार से कहती हैं और सब उनकी बात खुशी खुशी मान लेते हैं। तभी वहां ऑफिस के लिए तैयार होकर प्रशांत और निशांत आते हैं। ओफो, आपने फिर वही शर्ट पहन ली। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये शर्ट मत पहना कीजिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाइए अभी की अभी चेंज करके आइए। सॉरी डियर, तुम प्लीज नाराज मत हो, मैं अभी बस 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। मेरा शर्ट तो ठीक है ना लीना, कि मैं भी बदल कर आ जाऊं? आपकी शर्ट भी कुछ खास नहीं है, जाइए आप भी चेंज करके आइए, और अलमारी में ज्यादा उथल पुथल मत मचाना, जो शर्ट मैंने निकाल कर रखी है वही पहनना। दोनों भाई चुपचाप शर्ट बदलने चले जाते हैं और दूसरी शर्ट पहनकर नीचे आते हैं। टीना और लीना उन्हें बाय करके ऑफिस भेजती है। तभी वहां अर्पिता भी आ जाती है और दोनों से पूछती है, भाभी अगले हफ्ते मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन की शादी है, आप अपनी चॉइस से मेरे लिए ड्रेस खरीद कर लाएंगी? आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल लेकर आएंगे। अच्छा तुम ये टॉप पहनकर कॉलेज मत जाओ, मैं तुम्हें दूसरा टॉप देती हूँ पहनने के लिए, तुम वही पहनना। ठीक है भाभी, आप जैसा ठीक समझे। अर्पिता भी टीना को पसंद के कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। अब सुशांत, अमित और सुमित भी तैयार होकर आते हैं और अपनी बीवियों से कुछ कहने की बजाय टीना और लीना से कहते हैं, अच्छा भाभी हम चलते हैं, शाम को आते समय कुछ लाना हो तो हमें फोन कर दीजिएगा, और ये लीजिए पिछले महीने की तनख्वाह, कल मिल गई थी लेकिन मैं देना भूल गया था, सॉरी। मैं शाम को देता हूँ भाभी, आज तो आपकी पार्टी है ना, कुछ लाना है तो बता दीजिएगा। कुछ लाना तो नहीं है, बस तुम याद से तनख्वाह के पैसे लेकर आना और 5,000 एक्स्ट्रा लेकर आना, महीने की 1 तारीख को दे दिया करो, वही घर का हिसाब किताब रखना पड़ता है ना। हाँ जी भाभी, जैसा आप ठीक समझे, हम चलते हैं। तीनों नई बहुएं ये नज़ारा हैरानी से देखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि इस घर के सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ टीना और लीना ही लेती हैं, जिन्हें पूरा परिवार पत्थर की लकीर समझकर खुशी खुशी मानता है। अब सबके चले जाने के बाद पांचों बहुएं हॉल में बैठती हैं। अब तुम तीनों की समझ में आ गया होगा ना कि इस घर में कपड़े तक हमारी पसंद के पहने जाते हैं, तो बाकी बातों का तो कहना ही क्या है। तुम भी इन सब की तरह हमारी हाँ में हाँ मिलाकर चलोगी तो फायदे में ही रहोगी। गीता, फ्रिज में रखी ड्रिंक की बोतल देना जरा। गीता चुपचाप ड्रिंक की बोतल लाकर लीना को दे देती है और वहीं खड़ी हो जाती है। अब खड़ी क्या है, ग्लास क्या तुम्हारे पिताजी लेकर आएंगे? जाओ जाकर ग्लास लेकर आओ, तुम तीनों पियोगी। नहीं नहीं, हम लोग पीते नहीं हैं, और आप भी सुबह सुबह।
तभी अरुण बाहर लॉन से घर के अंदर आते हैं और ऊपर कमरे में जाने लगते हैं। उन्हें देखकर महिमा तो चुप हो जाती है, लेकिन टीना हंसते हुए कहती है, रुकिए पापा जी, महिमा कुछ कह रही है, अपनी बात तो पूरी करो महिमा। अरुण चुपचाप रुक जाते हैं और मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। सुबह सुबह क्या महिमा, तुम ऐसा कहना चाहती हो कि हम सुबह सुबह बियर क्यों पी रहे हैं, है ना? तो इसमें गलत क्या है? अब जब पापा जी को दिक्कत नहीं है तो बाकी किसी से क्या मतलब है? क्यों पापा जी, आपको हमारी ड्रिंक करने से कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे दिक्कत क्यों होगी भला? और तुम कौन सा गलत काम कर रही हो जो मुझे दिक्कत होगी? अरुण हंसते हुए चला जाता है। महिमा, गरिमा और सीमा हैरान रह जाती हैं कि घर के मुखिया उनके ससुर जी भी इस बात को कितने हल्के में ले रहे हैं। टीना और लीना वहीं हॉल में बैठकर ड्रिंक करने लगती हैं और शाम को गीता और रघु, कुछ देर बाद हमारे दोस्त आएंगे, तुम दोनों अच्छे से उन्हें अटेंड करना। और हाँ गीता, खाना एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए, तुम इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बहू रानी, आपने जैसा मेन्यू दिया था खाना बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ड्रिंक की बोतलें भी फ्रिज में रख दी है। गुड गर्ल। अच्छा तुम अब पहले दादी जी, मम्मी जी और पापा जी का वेज खाना बना लो, फिर किचन में नॉन वेज बनेगा। तुम तीनों अपना अपना खाना बना लो फटाफट। दोनों उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। गीता किचन में वेज खाना बनाने लगती है। रात को सब सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद 10 लड़के लड़कियों का झुंड मस्ती से घर में प्रवेश करता है। टीना और लीना ने बहुत ही छोटे गमले का पार्टी गाउन पहना था, बाकी सबके कपड़े भी बहुत खराब थे। आओ, वेलकम वेलकम। चलो पहले ड्रिंक और स्नैक्स से शुरुआत करते हैं। आज तो सबके लिए खास नॉन वेज बनवाया है हमने। ओह दैट्स गुड। अच्छा म्यूजिक तो ऑन करो भाई, थोड़ा डांस वांस भी हो जाए। अब लड़के लड़कियों का पूरा झुंड हाथों में ड्रिंक की बोतलें लेकर मस्ती में झूमते हुए नाचने लगता है। महिमा, गरिमा और सीमा उन्हें छुपकर देखती हैं और कानों में हाथ रखकर अपने कमरे में चली जाती हैं। छी 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 छी, ये सब घर के अंदर चल रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि घर के बड़े भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़ों का तो ठीक है, लेकिन इनके पति और देवर भी आराम से सो रहे हैं। हैरान की बात है भाई। रात भर लड़के और लड़कियां खूब हुड़दंग मचाते हैं और सुबह सुबह झूमते हुए अपने घर निकल जाते हैं। टीना और लीना वहीं सोफे पर ढेर होकर पड़ी होती हैं। हॉल में जगह जगह पर ड्रिंक की बोतलें और सिगरेट के टुकड़े पड़े होते हैं। सुशीला और महिमा बाकी सबके साथ नीचे आती हैं। लगता है रात भर पार्टी चली है यहाँ। दोनों बहुएं बेचारी थक गई होंगी। प्रशांत और निशांत अपनी अपनी पत्नियों को कमरे में ले जाओ और आराम करने दो। रघु, तुम ये सब साफ कर लो और सारी बोतलें बाहर रख दो, कचरे वाला आकर ले जाएगा। प्रशांत और निशांत अपनी पत्नियों को कमरे में लेकर चले जाते हैं। ये सब इतना आराम से चल रहा होता है जैसे बिल्कुल सामान्य सी बात हो। अब महिमा से रहा नहीं जाता और वो कहती है, दादी जी, मम्मी जी, आपको ये सब अजीब और खराब नहीं लग रहा है? आप लोग तो ये इन्हें डांटने की बजाय इन्हें बढ़ावा दे रही हैं। आप लोग घर के बड़े हैं, फिर भी अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखकर भी चुप हैं। अरे इसमें गलत क्या है? दोनों बहुएं मॉडर्न पढ़ी लिखी हैं, तो ये सब तो करेंगी ही ना। तुम्हें भी पूरी छूट है, तुम लोग भी बेशक ये सब कर सकती हो। ना ना, हमने हमारे गांव में ऐसा देखा ही नहीं है, ना सुना है। करने की बात तो दूर है। अरे तुम तो हो ही छोटे गांव की गवार, वहाँ तो 2 वक्त का खाना ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज के बाद हमारी दोनों भाभियों पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना अच्छा नहीं होगा। अपनी गवार सोच अपने पास ही रखो तुम लोग। तुम लोगों को भी मम्मी ने पूरी छूट दी है ना, तो तुम भाभियों से जलने की बजाय उनकी तरह लाइफ को एंजॉय करो। सबकी राय सुनकर तो तीनों बहुएं सन्न रह जाती हैं। दोपहर को अब हमें किसी के बीच में नहीं बोलना है। जब बड़ों को दिक्कत नहीं है तो हम क्यों टेंशन ले। चलो हम तीनों मंदिर जाकर आते हैं और आते समय सब्जियां भी लेकर आएंगे। तीनों तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकलती हैं। मंदिर पहुंचकर तीनों भगवान के हाथ जोड़ती हैं और प्रार्थना करती हैं। हे भगवान, ये हमें क्या देखना पड़ रहा है? हमारी शादी किसी गरीब घर में करवाते तो अच्छा होता। ऐसा बिगड़ा हुआ मेरे परिवार किसी को भी मत देना भगवान। चलो भाभी, अब हम सब्जियां ले लेते हैं, पास में ही सब्जी मंडी है। तीनों मंदिर से निकलकर सब्जी मंडी आती हैं, जहां उनके पड़ोस में रहने वाली रानी और जानकी मिलती हैं। तुम तो नर्मदा की बहुएं हो ना? तुम्हें बस दूर से ही देखा है। तुम्हारी शादी तो घर में ही निपटा दी नर्मदा ने। ये यहाँ करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हम सब बहुत हैरान हैं कि नर्मदा जैसी सुशील और संस्कारी औरत को क्या हो गया है। तुम्हारी जेठानियों के आने के बाद तो पूरे घर का नक्शा ही बदल गया है। अरे जिस घर में कभी शराब की बात तक करना पाप था, अब तो आए दिन तुम्हारे घर के बाहर बोतलों के ढेर पड़े रहते हैं। जहाँ केवल भजन गाए जाते थे, अब रात रात भर गंदे गानों पर नाच गाना चलता है। हद तो ये है कि या तो तुम्हारी जेठानी गिरते पड़ते बाहर से आती है, या तो तुम्हारे घर से नशे में लोग धुत निकलते हैं। मोहल्ले में थू थू हो रही है तुम्हारे घर की। तुम्हारी सास की हाँ के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था घर में। वो भी कुछ समझाती क्यों नहीं?
दोनों औरतें खूब बातें सुनाती हैं और तीनों बहुएं मुंह लटकाकर घर आती हैं। शाम को मॉडर्न कपड़े पहनकर टीना और डीना घर से निकल जाती हैं और तीनों बहुएं नर्मदा को दोपहर की बात बताती हैं। आप कुछ करती क्यों नहीं मम्मी जी? सब कितनी खराब बातें कर रहे हैं हमारे घर के बारे में। मेरे घर और मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? अभी उन्हें सबक सिखाती हूँ। बहुओं को लगा था कि नर्मदा इस पर कोई एक्शन लेगी, लेकिन वो तो उल्टा उन औरतों पर ही गुस्सा हो गई और उनसे लड़ने भी चली जाती हैं। रानी जानकी, तुम दोनों की मेरे घर और बहुओं के बारे में बकवास करने की जरूरत कैसे हुई? आइंदा कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम हमारे घर में कुछ भी करें, तुम्हें क्या? रानी और जानकी नर्मदा का चंडी रूप देखकर हैरान रह जाती हैं। तीनों बहुएं नर्मदा को समझा बुझाकर अंदर लाती हैं और उसे कमरे में छोड़ती हैं। इनकी बातों से तो लगता है कि हमारी सासू माँ तो पहले ही बिल्कुल अलग थी, सुशील और संस्कारी, फिर अचानक कैसे हो गई? भाभी, मुझे तो लगता है कि ये किसी तंत्र मंत्र का चक्कर है। हमारी जेठानियाँ तंत्र मंत्र करती हैं, शायद तभी घर में सब इनके दीवाने बने फिरते हैं। नहीं, ये पढ़ी लिखी शहर की लड़कियां हैं, ये ऐसा नहीं कर सकती। मुझे भी तंत्र मंत्र ही लगता है, हमारे गांव में तो ऐसा ही होता था। तीनों आपस में बात करके अपनी जेठानियों का पीछा करने का सोचती हैं और एक दिन जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, तीनों उनके पीछे जाती हैं। टीना और लीना एक पुराने से घर के बाहर अपनी कार रुकवाते हैं और इधर उधर देखकर घर के अंदर जाती हैं। तीनों बहुएं खिड़की से अंदर झांकती हैं। हाय, हमारा शक सही निकला, ये तो तंत्र मंत्र ही करवा रही हैं। बहुएं देखती हैं कि छोटे से कमरे में काले कपड़े पहने बाबा बैठा है, जिसके आसपास हड्डियां, खोपड़ियां, नींबू, मिर्च, लाल रंग और तंत्र मंत्र का पूरा सामान फैला हुआ है। टीना और लीना हाथ जोड़कर बैठी हैं। कुछ देर तक मंत्र फूंककर बाबा उन्हें कुछ कहता है और देता है। ये लो, ये मंत्रा हुआ पानी हमेशा की तरह उनके खाने में मिला देना। इस बार ये ज्यादा शक्तिशाली है, ध्यान रखना। दोनों बाबा को प्रणाम करके खड़ी होती हैं तो तीनों बहुएं छिप जाती हैं। तीनों घर जाने के बजाय एक अच्छे से पंडित जी के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, जहाँ बुराई है तो उसका नाश करने के लिए अच्छाई भी है। तुम ये पानी लेकर जाओ, ये इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े तंत्र मंत्र को बेकार करने की शक्ति रखता है। तीनों बहुएं खुशी खुशी घर लौटती हैं। टीना और लीना तांत्रिक के पास से सीधा पार्टी करने चली जाती हैं। टीना के कमरे में उसका फोन लगातार बज रहा था, जिसे वो घर में ही भूल गई थी। स्क्रीन पर मम्मी लिखा देखकर महिमा फोन उठा लेती है कि शायद कोई जरूरी काम हो। फोन उठाते ही सामने से कड़कती आवाज आती है। कहाँ मर गई थी दोनों? कब से फोन लगा रही हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है और तुम उठा नहीं रही हो। तांत्रिक के पास गई थी कि नहीं? सिर्फ मुंह करती है। मंत्र हुआ पानी लेकर आई। इस बार उसे और स्ट्रांग बनाने के लिए कहा था। तुम्हारी गंवार देवरानी को भी पिलाना, अब हम रिस्क नहीं ले सकते। महिमा फोन रख देती है और सबको पूरी बात बताती है। हमें सब पता होने के बावजूद हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास बाबा का प्रसाद है ना, हम अभी उसे मम्मी जी को खिलाते हैं। तीनों नर्मदा के पास जाकर उन्हें पंडित जी ने दिया हुआ प्रसाद खिलाती हैं। नर्मदा पर चढ़ा काले जादू का असर तुरंत खत्म हो जाता है और वो हैरानी से बहुओं को देखती है। आप लोगों पर हमारी दोनों जेठानियों ने काला जादू किया था, इसलिए आप सब हमेशा उनके गुलाम बने रहते थे। आप आज नाटक कीजिए मम्मी जी और अपनी आंखों से देखिए सब। रात को देर से टीना और लीना घर आती हैं। उनके छोटे छोटे कपड़े और भद्दा मेकअप देखकर नर्मदा गुस्से से भर जाती है और कहती है, ये कैसे वाहियात कपड़े पहने हैं तुम दोनों ने, और इतनी रात को ऐसी हालत में कहाँ से आ रही हो तुम? लगता है पानी का असर चला गया, अभी माफी मांगने में ही भलाई है। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम रोज ऐसा नहीं करते, हम तो बस आज ही चली गई थी और वो भी आपको पता चल गया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। नर्मदा वहां से चली जाती है और टीना और लीना भी अपने कमरे में आ जाती हैं और आवाज देकर गीता को बुलाती हैं। तुमने खाने में मंत्र हुआ पानी नहीं मिलाया था ना? क्या आज मिलाया तो था भाभी। ये लो, अब से 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच खाने में मिलाना और चुपके से थोड़ा उन गंवारों के खाने में भी मिला देना। जाओ अब यहाँ से। रात को किचन में गीता खाने में पानी मिला रही होती है। तब गीता के साथ टीना और लीना भी वहां खड़ी होती है कि वो अपना काम सही कर रही हैं या नहीं देखने के लिए। तभी पीछे से नर्मदा की कड़कती आवाज आती है और घबराहट में गीता के हाथ से पानी की शीशी नीचे गिर जाती है। मंतरे हुए पानी के कारण पूरा फर्श काला हो जाता है। तो ये तुम्हारी असलियत, हमने तुम्हारा वीडियो निकाल लिया है। तांत्रिक के घर के पास सीसीटीवी से तुम्हारे काले कारनामे भी हमें मिल जाएंगे। अब तुम्हें जेल की हवा खाने से कोई नहीं बचा सकता है, पुलिस बस आती ही होगी। कुछ ही देर में पुलिस आती है और तीनों को पकड़ कर ले जाती है। आज तुम तीनों संस्कारी बहुओं की वजह से इन मॉडर्न कुलक्षणियों का पर्दाफाश हुआ है। तुम तो असली हीरा हो। अब मेरा परिवार पहले की तरह चमकता रहेगा। मैं तुम जैसी होनहार और समझदार बहुएं लाऊंगी अपने बेटों के लिए।